जय हिंद फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएएस कैसे बने, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हमारी पोस्टिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग कब होती है, कैसे सिलेक्शन होता है। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिर्फ 0.2% ही वहां तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी की इस जर्नी में एक बेस्ट स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, उन सभी चीजों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको एक आईएएस ऑफिसर बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं और एक बेहतरीन तरीके से पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस को क्रैक कर लूं, तो क्या करिएगा, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। मैं एक एक चीज को एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं। मान लीजिए कि यह यूपीएससी की एक मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें आप यूपीएससी से जुड़ी हुई हर एक बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपीएससी आखिर में है क्या। इसके बाद एलिजिबिलिटी, आखिर में यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आईएएस के लिए हम लोगों को कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट क्या है, कितने साल तक हम आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बाद कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे फ्री क्लासेस और फ्री कोचिंग के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, एकदम बेस्ट आपको रणनीति बताऊंगा जिसको कहते हैं स्ट्रेटजी। इसके बाद मैं बताऊंगा क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे हो गई और आपका पोस्टिंग कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, जो आप एग्जाम देते हैं वह क्या है, सीएससी, ठीक है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो आप एग्जाम देते हैं वो किसका एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आप क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप यूपीएससी को क्रैक करते हैं तो आपको कुछ रैंक मिलता है, और उस रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है। देखिए, जैसे जो सबसे ज़्यादा रैंक लाता है उसको आईएएस की पोस्ट मिलती है, जो थोड़ा आईएएस से नीचे रहता है उसको आईपीएस, उसके बाद जो आईएएस होते हैं उसमें से जो छटे हुए होते हैं उसको छांट के उसमें से बनाया जाता है आईएफएस, उसके बाद जो सबसे नीचे रैंक होती है उसको बनाया जाता है आईआरएस। इसकी बात आगे करेंगे, आप घबराइए मत, सब कुछ एकदम आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं एलिजिबिलिटी, आखिर में योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहला चीज है आप भारत का नागरिक हो, इंडियन पीपल, ठीक है ना। पहला क्या हो, भारत का नागरिक हो, और दूसरी चीज है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन बस आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कितने भी परसेंट से हो, ठीक है ना, बस पास होना चाहिए, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड डिवीजन, कैसे भी हो, लेकिन पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगला बात, एज लिमिट की, आखिर में हम कितने वर्षों तक, कितने समय तक हम आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसको जानते हैं। एज लिमिट्स और अटेम्प्ट्स की बात किया जाए तो देखिए, कैटेगरी वाइज ये क्या है, अलग अलग है। जैसे जो जनरल होता है, जनरल के लिए 21 से 32 साल तक, ठीक है ना, 21 से 32 साल तक क्या कर सकता है, वह आईएएस की परीक्षा को दे सकता है। अगला बात किया जाए, ये कितने अटेम्प्ट दे सकता है, तो इसको क्या मिलता है, 6 अटेम्प्ट मिलता है। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको कितना अटेम्प्ट मिलता है, 6 अटेम्प्ट मिलता है। यदि ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में इसका एज क्या है, 21 से 35 वर्षों तक क्या करता है, आईएएस के एग्जाम को दे सकता है। लेकिन इसको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, तो इसको जनरल से अधिक मिलते हैं, यानी 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। बात किया जाए एससी और एसटी की, तो इसका भी क्या है, 21 से 37 साल तक ये क्या करता है, आईएएस के एग्जाम को दे सकता है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट हो सकता है। इसके लिए क्या है, यह आरक्षण है इन लोगों के लिए, एससी और एसटी वालों के लिए विशेष आरक्षण है कि यह आईएएस की परीक्षा 21 से 37 साल के बीच में अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, चाहे जितनी बार देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा भी, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में। आखिर में आईएएस बनेंगे तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम कैसे परीक्षा को देंगे, कैसे कैसे तैयारी करेंगे, चलिए दोस्तों बताता हूँ।
देखिए यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो जो यूपीएससी होता है इसका एग्जाम 3 स्टेज में होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 3 स्टेज में क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। देखिए सबसे पहला क्या होता है, प्रीलिम्स, इसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा क्या होता है, दूसरा चरण होता है मेंस, इसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। और तीसरा क्या होता है चरण, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है ना। अब देखिए एक एक चीज़ को देखती हैं। देखिए जो प्रीलिम्स होता है इसको प्री भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, 2। कौन कौन, जीएस फर्स्ट और सी सेट, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है इसको कहते हैं जीएस फर्स्ट और जो पेपर 2 है इसको क्या कहते हैं, सी सेट। अब देखिए जीएस फर्स्ट की बात करते हैं। जीएस फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। जीएस फर्स्ट में कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर का, 200 नंबर का। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और समय कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना, 1/3 क्या रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है ना। अब देखिए सी सेट की बात किया जाए, जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो सी सेट होता है इसमें क्या रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है। ये भी 200 नंबर का रहता है और ये भी क्या करता है, 200 नंबर का रहता है। इसके एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसके एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। अब देखिए दोनों में क्या होता है, 1/3 क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता है प्रीलिम्स की, जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जो सी सेट होता है वह ओनली 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसको आपको हर हाल में क्या करना रहता है, पास करना रहता है। यदि आप ये 200 नंबर का है, यदि आप ये 200 नंबर का है, 200 नंबर का है और 200 में क्या किए, 200 में 180 भी ला दिए, 180 भी ला दिए, लेकिन आप सी सेट में फेल हो गए तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सी सेट क्या है, क्वालिफाइंग होता है। इस पर बार बार लड़के ध्यान नहीं देते हैं। जो सबसे क्वालिफाइंग होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसको हमेशा क्वालिफाई करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा था कि सी सेट क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। अब देखिए ये 200 नंबर का होता है ना, तो 200 में से आपको बस 33% नंबर से क्या करना रहता है, पास करना रहता है। यानी सी सेट को यदि पास करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको बस 80 में से 28 क्वेश्चन क्या करना है, सही करना होता है, ठीक है ना। 80 में से 28 क्वेश्चन क्या करना रहता है, सही करना रहता है। तभी जाके आप सी सेट को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यदि बात की जाए कॉपी कैसे चेक होती है, तो सबसे पहले पेपर होता है सुबह के टाइम में, पेपर होता है जीएस फर्स्ट का और शाम में क्या होता है, सी सेट का। लेकिन कॉपी की बात की जाए तो सबसे पहले कॉपी चेक की जाती है सी सेट की। यदि सी सेट में यदि फेल हो जाते हैं तो जीएस की वैसे ही फेंक दी जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि आपसे कहा गया है कि सी सेट क्या है, क्वालिफाई है। इसको हर हाल में आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, इसको पास करना है, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रीलिम्स के बारे में। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का नाम है जीएस फर्स्ट और पेपर 2 का नाम है सी सेट। सी सेट का पूरा नाम है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद किया जाए, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्या होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। लेकिन इसको क्वालिफाई करना रहता है सिर्फ 33% नंबर से, ठीक है ना। यानी आप यदि 28 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप क्या है, इस परीक्षा को क्या कर लिया है, पास कर लिए हैं। जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है मेंस के लिए। आपके जीमेल पर नोटिफिकेशन आएगा कि आपने प्रीलिम्स पास किया है या रिजल्ट आएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने प्रीलिम्स पास कर लिया है। इसके बाद आपको बुलाया जाता है मेंस के लिए। देखिए दोस्तों मेंस को समझते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो प्रीलिम्स होता है यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। यानी एक क्वेश्चन रहेगा, उसके सामान्य 4 विकल्प रहेंगे, जो विकल्प सही रहेगा आप उसको क्या करना है, आपको उसका चयन कर रहे हैं, ठीक है ना। मेंस की बात की जाए तो इसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। अब देखिए इसमें कुल कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर कुल होते हैं। कुल कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर। अब देखिए 9 पेपर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जीएस और ऑप्शनल और लैंग्वेज, ठीक है ना। जीएस का 4 पेपर हो गया, जीएस का कितना हो गया, 4 पेपर, 2 ऑप्शनल का हो गया, 4 2 6 और 2 किसका हो गया, लैंग्वेज का पेपर हो गया 8 और एक होता है एसे का पेपर, ठीक है ना। तो इसमें कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। 4 जीएस का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं और 2 किसके होते हैं, ऑप्शनल का पेपर होता है और एक निबंध का पेपर होता है। टोटल 9 पेपर आपको इसमें देने होते हैं। अब बात किया जाए तो इसमें जो
होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है वह सब्जेक्टिव टाइप का होता है या कहे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। यानी आपको इसके प्रत्येक आंसर को लिखना पड़ता है। यानी ये क्या होता है, लिखित एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, लिखित परीक्षा होती है, आपको इसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है प्रत्येक पेपर के लिए, ठीक है ना। तो इसको जान लिए। जब आप मेंस को, आप देखिए जो मेंस होता है इसमें जो लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है ना। उसको भी क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना होता है। वो बहुत ईजिली होता है, बहुत कम नंबर से क्वालिफाई करना होता है, ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बात किया जाए इंटरव्यू की, तो जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेंगे तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी इसमें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। 30 से 40 मिनट का क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे आपके अंदर देखा जाता है कि आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो है कि नहीं, आपके अंदर जो IAS वाला व्यक्तित्व होना चाहिए वो है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको देखी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आपको रैंक मिलती है। इसके बाद क्या मिलती है, आपको रैंक मिलती है। और जो मैं वही बता रहा था कि अलग अलग क्या होती है, रैंक मिलती है। जैसे जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है, जिसकी रैंक अधिक होती है, मतलब कि सबसे ऊपर आती है, उनको IAS की रैंक मिलती है। जो थोड़े से नीचे रैंक लाते हैं उनको IPS की मिलती है। और जो सबसे कम लाते हैं वो IRS की मिलती है। ये IFS क्या है, तो देखिए जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो IAS ऑफिसर होते हैं, उसी में से कुछ चुनिंदे को क्या बनाया जाता है, IFS, ठीक है ना। IFS बनाया जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। यानी ये क्या करते हैं, विदेशों में जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो लगभग आपके एग्ज़ाम को तय करेगा कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। देखिए हम लोगों को क्या है, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। अब बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है तो आखिर में हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, आखिर में हम स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर UPSC का एग्ज़ाम मैं देना चाहता हूं लेकिन सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, कैसे परीक्षा होती है ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये भी मैं नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों, आप स्ट्रेटजी को समझ लीजिए, सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। देखिए स्ट्रेटजी में मैंने कहा कि सबसे पहले आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, NCERT से स्टार्टिंग करनी है। जो NCERT की बुक्स आती है उससे स्टार्टिंग करनी है। और आपको 6 to 12 जितनी भी NCERT की 6 to 12 बुक है आपको पढ़ लेनी है। अब देखिए 6 से 12 तक कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है। सबसे पहला है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, ठीक है ना। जो साइंस है वो आपको 10वीं तक ही पढ़नी है, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, दोस्तों यही सब्जेक्ट क्या है, UPSC के कोर सब्जेक्ट हैं। यदि आपका ये तैयार नहीं रहेगा तो आप भूल जाइएगा कि आप UPSC क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों लगभग ये क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके UPSC को 90% विश्वास दिलाते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो साइंस होता है वो 10वीं तक आपका साइंस क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अगला बात किया जाए, जो NCERT होता है वह क्या करता है, आपके फाउंडेशन को बिल्ड करता है। तो NCERT आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो आप NCERT पढ़ के क्या कर ले, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप 6 से 12 तक क्या करेंगे, पूरी NCERT को पढ़ लेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है ना। अगला बात किया जाए, यहाँ से फाउंडेशन बन जाएगा। अगला बात किया जाता है स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ें तो आप उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला बात किया जाए आंसर राइटिंग। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताया हूँ कि जो मेंस होता है वह पूरा का पूरा क्या होता है, लिखित पेपर होता है। तो आपको लिखने की कला आनी चाहिए, आपको प्रश्नों का सही और सटीक तरीके से आंसर देने की कला आनी चाहिए। तो आपको आंसर राइटिंग भी करनी है।
अगला बात किया जाए तो मैं अभी बताया कि मेंस में 2 ऑप्शनल के भी पेपर होते हैं। देखिए ऑप्शनल का मतलब होता है आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, लेकिन आपके पास आपकी रुचि जिसमें ज़्यादा हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसको क्या किया जाता है, ऑप्शनल के रूप में चुना जाता है। और ऑप्शनल के रूप में चुनने ऑप्शनल विषय चुनने से पहले ये सावधानी रखनी चाहिए कि उन्हीं को चुनें जिसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने में मज़ा होता हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता हो। यदि कोई भी सब्जेक्ट दिया जाए लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने का मन करे, तो सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ने का मन करे, तो उसको ऑप्शनल के रूप में चयन किया जाता है। और ऑप्शनल में की बात ये है कि एकदम निचोड़ के क्या पूछता है क्वेश्चन, एकदम गहराई में जा कर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए समझदारी के साथ ऑप्शनल का चयन करें, ठीक है ना। इसके बाद किया जाए करंट अफेयर्स की आदत। देखिए जब आप स्टार्टिंग में हैं तो करंट अफेयर्स की क्या करें, आदत पढ़ना, ठीक है ना। देखिए यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डाल ले, धीरे धीरे क्या है, डाल ले। अब बात किया जाए करेंट अफेयर की ताकत क्या है। देखिए यदि करेंट अफेयर्स की ताकत की बात किया जाए तो चाहे वह प्रीलिम्स हो, यहाँ पर भी करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस हो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और चाहे इंटरव्यू हो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लाइक अ सब्जेक्ट की तरह क्या करना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है ना। बिना करंट अफेयर्स के आप यूपीएससी की सोच भी नहीं सकते हैं, ये मोटा मोटी शब्दों में बता रहा हूँ। अगला बात किया जाए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, तो इसके बाद आपको आना है क्या, स्टैंडर्ड बुक्स को, ठीक है ना। जो जैसे कि पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स की संजीव वर्मा है, राम शरण शर्मा है, ठीक है ना। जो प्राचीन इतिहास के हैं स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्र है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के लिए, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको PYQ लगाना है। आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। आपको मैं एकदम बेहतरीन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको बस फॉलो करिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाना है और उससे पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम चल जाती है। दूसरी चीज़ की बात की जाए, आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कितने शानदार तरीके से और क्या आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी चीज़ें आपको मालूम चल जाती है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट ज़रूर दें और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करते रहें, ठीक है ना। शुरू से ही इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। इंटरव्यू के लिए क्या करें, अपने व्यक्तित्व को IAS की तरह ढाल लें। दूसरा, पहनने के तरीके में थोड़ा सुधार लाएं, हेयर कटिंग, जो चलने का तरीका होता है वो, ठीक है ना, कपड़े पहनने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, अपने विचारों को रखने का तरीका, भाषा शैली, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, भाषा शैली। किस भाषा में कोई भी यदि इफेक्टिवली भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका बहुत ही नॉर्मलाइज रूप से, बहुत से नॉर्मल के रूप में आप कैसे आंसर देते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पांचवी चीज़ हो गया। छठी चीज़ ये होता है फ्री क्लासेस कहाँ से ले, ठीक है ना। फ्री क्लासेस हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, पैसा वैसा है नहीं, लेकिन मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ। UPSC तो जुनून बन गया है, IAS जुनून बन गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ फ्री क्या बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के नाम बता रहा हूँ जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। पहला चैनल मेरा है, ठीक है ना। पहला क्या है, जो आपसे जो भी आपकी जो समस्या होती है उसको मैं बताता रहता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं उसको, जो भी डाउट रहता है उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे बता रहा हूँ कौन कौन से यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत थोड़े ही चैनल है जो आपके प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। पहला स्टडी IQ IAS हिंदी। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जिस कैटेगरी से हैं आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो पूरा का पूरा फ्री क्लासेस आपको मिल जाएगी, जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दृष्टि IAS, उसके बाद है विजन IAS, उसके बाद है वो PW IAS। ये बस ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप इसको भी यदि पहले वाले को और दूसरे वाले को भी यदि चयन करते हैं तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना।
इसकी ये तो बात कर ली। इसके बाद करते हैं टाइम टेबल क्या बनाएं। देखिए आप स्टार्टर हैं, यदि आप शुरुआत में हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। देखिए क्या करना है, यदि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप पूरा जो भी आप कहीं काम भी करते हैं, आप जैसे कि आप घर का खर्चा चलाते हैं, परिवार की खर्चा चलाते हैं, गाँव में रहते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा कि जितने भी दिन में जो भी काम होगा उसको छांट के अलग कर लीजिएगा। जो भी टाइम मिलेगा उसमें से 6 से 8 घंटा आप टाइम बचा लीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, एनफ है वो, ठीक है ना। तो देखिए टाइम टेबल क्या बनाना है। यदि आप स्टार्टर हैं तो आपको 6 से 8 घंटा की प्लानिंग बनाना है। 6 से 8 घंटा आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अगला बात किया जाए आफ्टर, यदि आप 6 से 8 घंटा 3-4 महीना पढ़ लिए, उसके बाद आपको 10 घंटे की रेगुलरिटी बना लेना है। अगला बात किया जाए वन टाइम वन सब्जेक्ट, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, वन टाइम वन सब्जेक्ट। आपको एक बार में जैसे कि 2 घंटा बैठे पॉलिटी पढ़ ले, 2 घंटा बैठे हिस्ट्री पढ़ लिए, 2 घंटा बैठे इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, 2 घंटा बैठे ज्योग्राफी पढ़ लिए, 2 घंटा बैठे करेंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद साइंस पढ़ लिए। ऐसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैं एकदम चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, यदि आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम फर्स्ट बार में ही होने वाला है। इसके बाद किया जाता है जब कुछ, देखिए सब कुछ मैं तो बता दिया। इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू को भी क्या करते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो इसके बाद ट्रेनिंग के लिए आपको लवासना जाना पड़ता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, लवासना। और जो सबसे बड़ा ड्रीम बच्चों का होता है लवासना होता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर का एम्स होता है कि एम्स में जाऊं, जो सपना होता है, वैसे ही क्या है यूपीएससी का, यदि कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करता है तो उसको लवासना बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। लवासना क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। कहाँ है, मसूरी, यानी उत्तराखंड देहरादून में ये क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग के लिए आपको मसूरी यानी लवासना बुलाया जाता है, जो क्या है उत्तराखंड देहरादून में। तो देखिए जैसे ही आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है। अलग अलग जिलों में क्या मिलती है, आपको कमान संभालने की मिल जाती है। जैसे आपकी रैंक रहती है उसके हिसाब से आपको चीज़ें, मतलब कि आप कार्य करने के लिए आपको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा पूरा कंप्लीट एक, मान लीजिए, मैराथन, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि आईएएस कैसे बन सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों संपूर्ण चीज़ें बता दिया हूँ। यदि अभी भी कोई आपको दिक्कत है, कोई आपका डाउट है, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दिया करूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।